तो जब हमारे कपड़ों पर टर्मरिक का स्टेन लग जाता है और मम्मा उसको वॉश करती है सोप से, तो हमारे कपड़े लाल लाल के हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की मिस्ट्री को समझते हैं। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले भैया एसिड्स बेसिस क्या होते हैं इसको एकदम आसानी से समझेंगे और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसिड्स, तो एसिड्स क्या होते हैं? तो अगर मैं बेसिक चीजों की बात करूं तो एसिड्स वो होते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे कभी नींबू चाटा होगा, विनेगर जो भाई चाइनीज फूड आइटम्स में डलता है, कभी अगर उसको चाटा होगा तो वो टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, तो अगर तुमको बेसिक सी चीज समझनी की एसिड क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, इसका मतलब उनका नेचर एसिडिक है। तो एसिड मैम हमें इतना तो समझ आ गया। अब मैम बेस क्या होता है? तो बेटा बेस वो होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं। जैसे अगर हम नहाते हैं, ठीक है, तो नहाते वक्त कभी कभी होता है कि मुंह में साबुन चले जाते हैं, तो साबुन का टेस्ट कैसा लगता है? कड़वा कड़वा। तो बी से बेस, बी से बिटर, याद रखना। आया समझ में? अब अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो एसिड्स आर दी सब्सटेंसेस। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उतर रहे ताकि भैया 10th के लेवल का भी तो पढ़े। ये तो जो मैंने बताया वो 7th का था, ठीक है। सो एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। एसिड्स बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर अपन पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो रिलीज करते हैं H प्लस आयंस। क्या रिलीज करते हैं? H प्लस आयन। जैसे बेटा HCl, ठीक है, HCl जब पानी में जाता है, पानी के बिना ये कभी भी डिसोशिएट नहीं होते। अगर इनको डिसोशिएट होना है, टूटना है, तो ये हमेशा पानी में ही आयंस में टूटेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं पानी में HCl को डिसॉल्व करूंगी तो वो ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव आयन में। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन होता है उसको अपन बोलते हैं कैटायन और जो नेगेटिव आयन होता है उसको अपन बोलते हैं एनायन। ये तो मैंने HCl का एग्जांपल दिया। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है H2SO4। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर HCl में तो एक हाइड्रोजन था, तो अगर HCl डिसोशिएट होगा तो सिर्फ 1 H प्लस आयन, 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। लेकिन H2SO4 में तो 2 हाइड्रोजन आयन से, तो अगर वो पानी में डिसोशिएट करेगा तो वो 2 H प्लस आयंस रिलीज करेगा। प्लस क्या रिलीज होगा? सल्फेट। ठीक है, अब एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो एसिड का टेस्ट मैंने शुरू में बता दिया था कि एसिड खट्टे टेस्ट के होते हैं। इफेक्ट ऑन लिटमस, अगर मैं एसिड को लिटमस पेपर पर डालूंगी तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बेसिस, तो बेसिस बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहां लिख देती हूं कि ये पानी है, पानी में मैंने डाला NaOH, तो NaOH डिसोशिएट होगा Na प्लस और OH नेगेटिव आयन में। ओके, टेस्ट एंड टच, अब जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे, बिटर। और अगर तुमने साबुन को टच किया होगा, किया ये रोज नहाते हो तो, ठीक है, तो साबुन कैसा होता है? टच में स्लिपरी स्लिपरी होता है। तो बेसिस टच में कैसे होते हैं? स्लिपरी, क्योंकि साबुन में भी बेटा बेस ही होता है। ओके, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। नेक्स्ट, नेचुरली अकरिंग एसिड्स, बेटा अपने नेचर में कुछ एसिड्स तो होते हैं जो हम खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ एसिड्स होते हैं जो कि आपको नेचर में ऑलरेडी मिलते हैं। ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको मिलता है खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में। ओके, लैक्टिक एसिड आपको मिलता है मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क में नहीं कर्ड में मिलता है। ओके, फिर टार्टरिक एसिड आपको मिलता है टैमरिंड, इमली। इमली खट्टी लगती है ना, इमली खट्टी, मीठे बेर, ठीक है, और ग्रेप्स में होता है। फिर बेटा विनेगर, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड, जो चाइनीज फूड आइटम्स में डलता है। ठीक है, फिर स्पिनच हो गया, टमेटो, एप्पल्स, इन सब में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। फिर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले ना मैं तुमको टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ा देती हूँ एक बार, ठीक है।
सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के बेसिस पर जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो अपनी ताकत ज्यादा दिखा सकता है, और एसिड अपनी ताकत कब ज्यादा दिखाएगा, जब वो पानी में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होंगे? H2SO4, HCl। ठीक है, वही वीक एसिड जो बेटा पूरे तरीके से हाइड्रोजन आयंस को डिसोशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पार्टली ही डिसोशिएट कर पाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं बेटा जो हमें नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स से अपने को नेचुरली क्या मिल सकता है? सिट्रिक एसिड मिल सकता है, मिथेनोइक एसिड मिल सकता है। मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और मिनरल एसिड्स बेटा वो होते हैं जो अपन मिनरल्स से, मिनरल्स क्या होते हैं जो अपने को अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो मिनरल से जो अपन एसिड्स प्रिपेयर करते हैं उसको बोला जाता है मिनरल एसिड्स, जैसे HCl। HCl तुमने कहां से प्रिपेयर किया? NaCl से। ठीक है, H2SO4, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंसेंट्रेटेड एसिड, कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, और डाइल्यूटेड एसिड। तो कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? जिसमें पानी का अमाउंट कम हो, ठीक है, और एसिड का ज्यादा हो, मतलब पानी रिलेटिवली कम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड, जो गाढ़ा होता है ना। और डाइल्यूटेड एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, है ना, और एसिड का कम हो, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। जब भी तुम केमिस्ट्री लैब में जाते हो और तुम लोग कंटेनर्स देखते हो, है ना, जिसमें ये रखे होते हैं एसिड्स, तो देखना उसमें कंसेंट्रेटेड के लिए CONC डॉट लिखा रहता है, आगे H2SO4 या HCl, और डाइल्यूटेड के लिए DIL लिखा रहता है, आगे HCl या H2SO4। ठीक है, अब अपन बेसिस का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो बेसिस एक तो होता है वाटर सॉल्यूबल, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाए, और एक बेस होता है वाटर इनसॉल्यूबल, जो पानी में नहीं घुलती, वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल बेसिस को अपन बोलते हैं एल्कलीज। इसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और वाटर इनसॉल्यूबल बेस में आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया। अमोनिया भी एक बेस है, ठीक है, लेकिन इसमें तो मैम H आ रहा है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में आता है, अभी हमें 10th लेवल की पढ़ाई करनी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम तैयार है एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, जब एसिड्स, अभी अपन एसिड्स के पढ़ रहे हैं, बेस के आगे पढ़ेंगे,
तो जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिलीज करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने ले लिया HCl, उसको मैंने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ। एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी पढ़ेंगे कि अपन क्या करते हैं ना, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में अपन ने एक एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसमें अपन ने थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, है ना, एंड एक रिएक्शन होगी और यू विल नोटिस कि जो जिंक है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से उसको भगा देता है और बन जाता है जिंक क्लोराइड। क्या बन जाता है? जिंक क्लोराइड। और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैम हमें कैसे पता चला कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? तो देखो, जैसे तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो ना, फटाफट दूसरे बंदे को तैयार रखना कि वो मैच स्टिक जला के तुम्हारे पास आए। ठीक है, तुम जैसे ही मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाओगे तो तुम्हें पॉप, ऐसा पॉप साउंड सुनाई देगा। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा किसके साथ बर्न होती है? पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड। तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड्स जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी मैंने तुमको समझाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी एसिड्स मेटल कार्बोनेट या एसिड मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, ठीक है, और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है। लेकिन मैम हमें कैसे पता चला कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है? तो जब तुम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराओगे, लाइम वाटर किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, चूने वाला पानी। तो जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराओगे सो यू विल नोटिस कि जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा कैसा हो गया? मिल्की। मिल्की क्यों हुआ? क्योंकि इनके रिएक्शन की वजह से ना एक कंपाउंड बना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे तुम्हारा लाइम वाटर कैसा हो गया? मिल्की मिल्की हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो सॉल्ट बना कैल्शियम क्लोराइड, गैस रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज हुआ। चलो, ये एक्टिविटी मैंने तुमको समझाई थी। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, इसका दूसरा एग्जांपल भी यहां पर दिया हुआ है। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब जो मेटल ऑक्साइड्स होती है ना वो नेचर में कैसी होती है? तो मेटल ऑक्साइड्स नेचर में होती है बेसिक। अब एक बात बताओ, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये अपन ने 7th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, जब एसिड बेस, तब भी मैं भी बता देती हूँ, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके आगे अपन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है। उसने रिएक्ट किया HCl के साथ तो उसने एक सॉल्ट बनाया। क्या सॉल्ट बनाएगा? कौन सा सॉल्ट बनाएगा? यहां से कॉपर निकला, यहां से क्लोरीन निकला, तो उसने बनाया कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस हो गई वैलेंसीज, तो क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। प्लस हाइड्रोजन गैस तो नहीं रिलीज होगी, यहाँ पर पानी बनेगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी एसिड्स रिलीज होंगे, एसिड्स रिएक्ट होंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो वो हमेशा क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। इस तरीके के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, उसी का एग्जाम्पल ही, बस नाम चेंज हो गया। ठीक है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एसिड की अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, कि एसिड्स किस किस से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, है ना? मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? अपन बेस पढ़ेंगे कि बेस जब इन सब के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है?
तो जब बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे तो यह जो बेस होते हैं ना वो मेटल्स के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत से सिलेक्टेड बेस ही होते हैं जो सिलेक्टेड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज कभी भी बेस रिएक्ट नहीं करते मेटल्स के साथ। लेकिन जो बेस रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो भी सेम प्रोडक्ट ही बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जिंक, एक एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, है ना। वीक बेस के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव ही नहीं होते। तो जिंक है, जिंक जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो बनाता है सोडियम जिंक ऑक्साइड। इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, नाटू जनाटू, ठीक है। तो Na2ZnO2, इससे याद रहेगा। एक्वस का मतलब क्या है कि ये जो बेटा कंपाउंड बना है ना वो पानी में घुला रहता है, डिसॉल्व रहता है। एक्वस का मतलब जब कोई चीज पानी में डिसॉल्व होती है तो उसको बोलता है एक्वस। और साथ में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अब जब बेस बेटा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो कुछ रिलीज ही नहीं करते, ठीक है, कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। इसलिए हम पढ़ेंगे कि बेसिस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है नेचर में एसिडिक, तो मैम ये तो वही बात हो गई कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, बेस है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको मैंने रिएक्ट किया नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बना कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ये अभी मैंने 2 बार समझा दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन तब भी अगर दी है तो मैम पढ़ ही लेते हैं। जब बेटा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl, बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। इधर से क्लोरीन आया, इधर से सोडियम आया, उसने बनाया NaCl। इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक OH, तो उसने बनाया H2। इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, Why this reaction called neutralization reaction? तो बेटा न्यूट्रलाइज का मतलब होता है किसी के इफेक्ट को कैंसिल करना। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये मत समझना कि सॉल्ट न्यूट्रल बनता है। न्यूट्रल देखो, एसिड वो होता है जो H+ आयंस रिलीज करता है ना, सॉर टेस्ट का होता है, ठीक है। बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है वाटर में, है ना, बिटर टेस्ट का होता है। एक न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो होते हैं बेटा जो ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। जैसे पानी का पीएच कितना होता है, पीएच तो अभी छोड़ दो, लेकिन जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब यहाँ पर तो दोनों एसिड्स क्या, एक एसिड और ये बेस दोनों क्या थे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर तुम यहाँ हो और एक और तुम्हारी ताकत जितना इंसान है, ठीक है, और तुम लोग भैया बॉक्सिंग करना शुरू करो तो टाई हो जाएगा मैच, तो कोई जीत ही नहीं पाएगा। आया समझ में? उसी तरीके से यहाँ एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसलिए जो सॉल्ट मिला वो न्यूट्रल मिला। लेकिन बेटा हर बार ऐसा नहीं होता, एग्जाम्पल से समझ, ठीक है। देखो, जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तो बेटा दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो सॉल्ट कैसा मिलेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो सॉल्ट प्लस वाटर तो रिलीज होगा, ठीक है। अब अगर बेटा बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है बट वीक एसिड है, वीक एसिड का एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिटिक वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ NaOH। अब बेटा कौन डोमिनेट करेगा, अगर मैंने लिखा -7 + 7 तो आंसर आएगा 0, मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैंने लिखा -7 + 5 तो आंसर आएगा -2, किसकी चलेगी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके ऊपर भी माइनस साइन नहीं आया। आया समझ में? तो देखो यहाँ पर
जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो बेटा सॉल्ट बनती है वो कैसी बनती है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैसी बनेगी, स्ट्रॉन्ग, बेसिक, बेसिक सॉल्ट बनेगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, और साथ में रिलीज होगा वाटर। वही बेटा अगर इसका कुछ उल्टा हो जाए तो, अगर मैंने लिखा वीक बेस और वो रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, मैम वीक बेस का एग्जांपल दे दो, तो जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा ये क्या है, एक वीक बेस है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी वीक माना जाता है, उसका एग्जांपल तुम लोगों को ज्यादा आसान पड़ेगा, तो मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब ये किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जैसे H2SO4, तो बेटा सॉल्ट कैसा मिलेगा, किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, एसिड का, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। साथ में बेटा पानी मिलना तो निश्चित है। ठीक है, अब देखो कौन किससे रिएक्ट करेगा, तो पानी को तो पहले अलग हटा दो, ये और ये पानी अलग हट गए, क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। आया समझ में? जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें कैसा सॉल्ट मिलता है, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी चलती है, बेस की चलती, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, तो अपने को सॉल्ट कैसा मिलता है, बेसिक मिलता है। वही बेटा अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी चलेगी, एसिड की चलेगी, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सॉल्ट कैसा मिलेगा अपने को, एसिडिक। आया समझ में? अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करें तो बेटा उनके बीच में कुछ खास ऐसी रिएक्शन होती नहीं, क्योंकि दोनों वीक है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कुछ रिएक्शन होती है। तो ये चीज मैंने तुम लोगों को समझाई दी। एक और चीज अभी मैं समझा देती हूँ कि जो एसिड होता है ना, जैसे जो बेस होता है, जब वो पानी में डिसॉल्व होता है तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और यही आयन होता है जो उसके बेसिक कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन बेटा तुम्हें लग रहा होगा कि एसिड के केस में जो H+ आयन है ना, वो एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, और वो कहीं हद तक सही भी है। लेकिन ये जो बेटा H+ आयन है ना, वो ऐसे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो सॉल्यूशन में H+ आयन के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है कि पानी में, पानी के जो H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ फर्दर रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। अभी जो हाइड्रोनियम आयन होता है ना, वो एक्चुअली एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। आया समझ में? फिर एक्टिविटीज लास्ट में अपन कवर करते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब मैंने बताया था, है ना, कि एसिड में पानी मिक्स करना नहीं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, एसिड में अपन कभी पानी मिक्स नहीं करते, अपन हमेशा पानी में एसिड मिक्स करते हैं, वो भी कंटिन्यूस स्टिरिंग के साथ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब भी अपन एसिड में पानी मिक्स कर रहे होते हैं तो अभी क्या है, एसिड ज्यादा, अच्छा इसको अपन रिलेट करते हैं, मम्मा घर में कुकिंग करती हैं तो ना, तुम भी करते होगे, तुम भी रिलेट कर सकते हो। तेल गर्म हो रहा है, कढ़ाई में बढ़िया बेटा पूरी तलने के लिए भर भर के तेल रखा हुआ है मम्मी ने, तेल गर्म है, अच्छा खोलता हुआ तेल है। ठीक है, अगर तुम उसमें 1 चम्मच भी पानी डाल दोगे तो बेटा तबाही मच जाएगी, डालना मत। ठीक है, बिल्कुल मत डालना, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन वहीं इसका अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, और अभी तुमने क्या किया है, जो ऑयल है उसमें वाटर ऐड किया, अब अगर तुम वाटर में ऑयल ऐड कर दो, वाटर में अगर तुम ऑयल ऐड कर दो तो इतना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस। वैसे बेटा एसिड या बेस काम करते हैं, होता क्या है कि जो भी एसिड होता है, एसिड के ऊपर अगर अपन पानी डालते हैं तो वो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है, इतनी हीट रिलीज होती है कि ये जो बेटा सॉल्यूशन होते हैं, जो एसिड होगा ना, वो तुम्हारे ऊपर स्प्लैश हो जाएगा और तुम जल सकते हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। आया समझ में? इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा वाटर के ऊपर एसिड डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते। तो ये पानी है, पानी में मैं क्या करूंगी, एसिड डालूंगी, और एसिड भी ऐसा नहीं कि बस डाल दिया, कंटिन्यूस स्टीयरिंग करेंगे, ऐसे कांस्टेंट स्टीयरिंग, उसको घुमाएंगे, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। ठीक है, ताकि हीट थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
तुम पर एकदम से वो रिएक्शन मतलब एक्सोथर्मिक ना हो। नेक्स्ट, अब जैसे बेटा स्कूल्स में तुम लोगों ने एसिड की बॉटल्स वगैरह देखी होगी, तो उस पे इस तरीके का वार्निंग साइन लिखा होता है। और देखो, अगर तुम ये एसिड अपने ऊपर डाल लेते हो तो तुम्हारी उंगली इस तरीके से जल सकती है, ठीक है, यहाँ पर शो भी किया हुआ है। फिर ये चीज मैंने अच्छे से समझा दी कि भैया क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा कभी भी एसिड में पानी ऐड नहीं करते, पानी में एसिड ऐड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर एसिड में पानी ऐड करेंगे तो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, हमें बर्निंग हो सकती है ना। ये सारी चीजें मैंने अभी समझा दी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब एक और चीज मैं तुम लोगों को समझाती हूँ कि अगर अपन पानी में एसिड ऐड करते हैं, है ना, अगर अपन डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है। डाइल्यूशन करने से क्या होता है, डाइल्यूशन करने से जो पर यूनिट वॉल्यूम होती है आयंस की वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे बेटा एक बात बताओ, पहले मेरे पास था 10 ml पानी, 10 ml पानी में 20 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। कितने थे? 20 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। लेकिन इसका मतलब 1 ml पानी में कितने हाइड्रोजन आयंस हुए? 2 हाइड्रोजन आयंस। अगर बेटा मैंने डाइल्यूशन कर दिया, मैंने पानी ऐड कर दिया और ज्यादा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी है ना, अगर मैं पानी की क्वांटिटी बढ़ा के मैंने 20 ml कर दी, तो अब 1 ml पानी में 1 हाइड्रोजन आयन होगा कि नहीं? मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पहले क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम जो आयन की कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी। अब पर यूनिट वॉल्यूम जो आयन की कंसंट्रेशन है, यूनिट पर यूनिट का मतलब होता है 1, अब पर यूनिट वॉल्यूम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड में या बेस में, तो एसिड या बेस की जो कंसंट्रेशन होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाती है, आयनिक कंसंट्रेशन। चलो ये वाला टॉपिक भी खत्म। अब इंडिकेटर्स। अब जैसे अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि मैं अच्छी टीचर हूं कि नहीं, ठीक है, तो अगर मान लेते तुम लोगों ने बोला हो, तो तुम लोग मुझे कुछ ट्रेट्स बताओगे मेरे, है ना, कि आपकी टीचिंग स्टाइल, है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह, कुछ ना कुछ ट्रेट्स बताओगे। उन ट्रेट्स के थ्रू मैं समझ पाऊंगी कि हाँ भैया मैं अच्छी टीचर हूँ। लेकिन एसिड्स और बेस, है ना, सेम वैसे ही एसिड्स और बेस, अगर आपको उनको पता लगाना है तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ना कोई इंडिकेटर्स होने चाहिए। जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस है, अब बेटा हर केमिकल सब्सटेंस को तो हम चख के नहीं बता सकते ना कि ये एसिड है कि बेस है। तुम नींबू तो चख लोगे, है ना, तुम चलो साबुन भी चख लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी केमिस्ट्री लैब में हार्मफुल केमिकल्स हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, ठीक है, और तुम्हें पता करना है कि भैया ये कंटेनर में जो रखा हुआ है ना, ये एसिड है कि बेस है, तो तुम बेटा उसको चख तो नहीं सकते ना, वरना तुम्हारी जबान ही जल जाएगी, फिर अगली बार चखने के लायक नहीं बचेगी। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना कलर या स्मेल चेंज करके ये बताते हैं कि ये जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है नेचर में, या फिर बेसिक, या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, ना घर का ना घाट का, ठीक है। चलो नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बेटा इंडिकेटर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। तुम लोगों ने 7th क्लास में लाइकन्स पढ़ा होगा। लाइकन्स किसको बोलते हैं बेटा? लाइकन्स बोलते हैं फंजाई और एल्गी। बेटा ये दोनों बहनें साथ साथ में रहती है। फंजाई इसको वाटर और मिनरल्स देती है रूट से एब्जॉर्ब करके, और जो एल्गी होती है ना वो फंजाई को क्या देती है? फूड बना के देती है, क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है ना, इतना डिटेल नहीं जाना है। लेकिन लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स के एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या बनता है? लिटमस सॉल्यूशन। क्या बनता है? लिटमस सॉल्यूशन। अब बेटा इस लिटमस सॉल्यूशन की खासियत है, ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, उसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, पर्पल या मोव कलर बोलते हैं, ठीक है। जब बेटा इसमें मैं एसिड डालती हूं, जब बेटा इस पर्पल कलर में मैं एसिड डालती हूं, तो ये पर्पल कलर बदल जाता है ना, ये पर्पल कलर बदल जाता है रेड कलर में। अब सॉल्यूशन कैसा हो गया? लाल लाल, ठीक है। वही बेटा अगर मैं बेस में, है ना, अगर मैं लिटमस सॉल्यूशन में बेस डालती हूं तो इसका कलर पर्पल से हो जाता है ब्लू। अब बेटा इसी रेड सॉल्यूशन और ब्लू सॉल्यूशन को जो अपन सुखा देते हैं तो बन जाता है रेड लिटमस पेपर और बन जाता है ब्लू लिटमस पेपर। अब इसी रेड लिटमस पेपर पर जब तुम एसिड डालोगे ना
तो एसिड टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू। इसकी ट्रिक याद रखो, आबरा का डाबरा, ठीक है। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सॉरी उल्टा बोल दिया था, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बार बी, है ना। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, आया समझ में। तो इस रेड लिटमस पेपर पर जब तुमने एसिड डाल के, ये क्या हो गया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देता है, रेड, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू। तो बार बी, ठीक है, और आबरा का डाबरा, इससे याद रखना। नेक्स्ट, ऐसे और भी इंडिकेटर्स होते हैं, उसके मैं नाम लिख देती हूँ। एक होता है बेटा टर्मरिक, सबसे पहले टर्मरिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टर्मरिक कभी देखा होगा कि जो कुकर होता है ना, कुकर में जब थोड़ी सी हल्दी बच जाती है और मम्मी उसको सोप से वॉश करती है तो वो लाल लाल हो जाता है, ठीक है। सोप में क्योंकि क्या होता है, बेस, तो जो बेटा टर्मरिक होती है ना, वो एसिड में तो बेटा कोई कलर चेंज शो नहीं करती, नो कलर चेंज। लेकिन बेस में जो टर्मरिक होती है वो रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन लेकिन नेचुरल नहीं है, ये बस मैं कॉमनली इंडिकेटर्स का बता रही हूँ। फिनोफ्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है, हम खुद लैब्स में बनाते हैं। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन के ऊपर जब एसिड डालोगे तो वो कैसी होगी, कलरलेस। फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर भी क्या होता है, कलरलेस ही होता है, कलर ही नहीं होता है, ठीक है। कलरलेस भी कलर है वैसे, है ना। फिर फिनोफ्थलीन के ऊपर अगर आप बेस डाल दोगे तो ये हो जाता है पिंकी पिंकी, ठीक है। टाइट्रेशन वाली एक्टिविटी करोगे 11th क्लास में तो समझ में आ जाएगा। फिर और क्या ले सकते हैं, वेनिला, वेनिला एसेंस, आइसक्रीम्स में डलता है, केक में डलता है। अनियन, अनियन का रस निकाल लेना, उसको ग्राइंड करना, उसका रस निकाल लेना। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल क्या होता है भैया, लौंग का तेल, ठीक है। वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस पर जब तुम एसिड डालते हो ना तो स्मेल रहती है, लेकिन अगर उस पर तुम बेस डाल दोगे तो इसकी स्मेल चली जाएगी। वैसे अनियन और क्लोव ऑयल का होता है कि तुम अगर अनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो उसका रस होता है, उसके ऊपर अगर तुम एसिड डाल दोगे ना तो स्मेल रहेगी, अनियन की स्मेल रहेगी। बेस डाल दोगे तो बेटा स्मेल चले जाएगी। सेम क्लोव ऑयल का भी होता है, एसिड में स्मेल रहेगी, बेस में स्मेल चले जाएगी। तो यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली इंडिकेटर्स की, ठीक है। इसमें नेचुरल और सिंथेटिक मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। मैंने इन जनरल बताया था अभी तक इंडिकेटर्स के बारे में। फिर इसके बाद मैंने लिटमस सॉल्यूशन के बारे में जो बताया था कि लिटमस सॉल्यूशन अपन लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उससे बनता है लिटमस सॉल्यूशन, जिसका नेचुरल कलर क्या होता है, मोव, पर्पल कलर का। तो ये एनसीईआरटी का मैंने पेस्ट किया, उसमें भी सेम वही चीज लिखी हुई है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, और स्पेशलाइज करके। तो इंडिकेटर्स में एक तो लिटमस हो गया, तो लिटमस क्या करता है, मैंने ट्रिक्स भी बताई थी, ठीक है। एक तो आबरा का डाबरा और एक बारबी, ठीक है। तो इससे याद रखना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगर अपन ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालते हैं तो वो जो लिटमस पेपर होता है वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। बारबी, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। अगर मैं रेड लिटमस पेपर पर बेस डालती हूँ तो वो एरिया क्या हो जाता है, ब्लू ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो रेड ब्लू, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर क्या रहता है, पेल पर्पल, ठीक है, नेचुरल कलर नहीं होता है। फिर हाइड्रेंजिया फ्लावर्स, अगर मैं हाइड्रेंजिया फ्लावर्स को एसिड में डिप कर दूंगी, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अगर मैं हाइड्रेंजिया फ्लावर को, हाइड्रेंजिया फ्लावर की इमेज एक बार गूगल करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं उसको बेस में डिप करूंगी तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। और न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो उसमें उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ही रहेगा, नेचुरल कलर में रहेगा उसके, ठीक है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में एक और आता है अपना टर्मरिक। टर्मरिक मैंने अभी बताया कि अगर जैसे कुकर में हल्दी रह जाती है तो मम्मा उसको सोप से जब वॉश करती है तो वो जो कलर हो जाता है हल्दी का वो रेड हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोप में होता है बेस। तो टर्मरिक पर जब तुम एसिड डालोगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं करेगी, वो येलो ही रहेगी। लेकिन अगर तुम उसके ऊपर बेस डाल दोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो येलो ही रहता है। नेक्स्ट, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। अब एक नेटल लीव्स होती है, नेटल लीव्स के ना स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, चुभने वाले कांटे जैसे, ठीक है, दिख रहा है ऐसे।
अब इसके हेयर्स ऐसे कांटे जैसे की होते हैं, जो कांटे जैसे हेयर्स होते हैं ना, स्ट्रिंगिंग हेयर, ये ना मिथेनोइक एसिड रिलीज करती है। अच्छा तुमने नोटिस किया जब तुम्हें चींटी काटती है तुम्हें इरिटेशन की होती है, क्योंकि जो चींटी होती है फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है तुम्हारी स्किन पर, जिस वजह से तुम्हें इरिटेशन होती है। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों करती है? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना। हम इधर उधर हाथ मार रहे हैं, मान लो उधर चींटी है, उसको लगेगा कि तुम उसको मारने आ रहे हो, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ देगी बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। वैसे नेटल प्लांट होता है, उसके जो स्ट्रिंगिंग हेयर होते हैं वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, ताकि कोई गाय उसको खा ना जाए, डिस्ट्रॉय ना करते। ठीक है, अगर एक गाय उसको खाएगी और उसको इरिटेशन होने लग जाएगी, फिर वो अपनी बहनों को बताएगी कि भाई इससे ये हो गया, कम्युनिकेट करेगी उससे, और फिर नेटल प्लांट से सब लोग दूर रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बेटा कभी तुम्हारे स्किन पर ऐसा कुछ हो जाता है, तुम नेटल प्लांट के अगर कांटेक्ट में आ गए और तुम्हें इरिटेशन हो रही है, तो नेटल प्लांट के पास में एक डॉक लीव्स पाई जाती है। ठीक है, तो नेचर आपको खुद ही क्या दे रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है ना, आपको न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस दे रहा है। तो होती है डॉक लीव्स। डॉक लीव्स जो होती है तुम उसको रब कर लेना, वो नेचर में बेसिक होती है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी और तुम्हारी इरिटेशन खत्म हो जाएगी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स बेटा वो होते हैं जो हम इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे फिनोफ्थलीन का मैंने एग्जांपल तुम्हें अभी समझाया कि फिनोफ्थलीन के ऊपर अगर तुम एसिड डालोगे तो कलरलेस होगा, बेस डालोगे तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर तुम एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस डालोगे तो वो येलो हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री बेटा बायोलॉजी में किससे एसोसिएट होता है? स्मेल से, ऑर्डर से। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल के थ्रू बताते हैं, स्मेल चेंज करके बताते हैं कि ये जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक या बेसिक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला कहाँ डलता है भैया? केक्स में डलता है, आइसक्रीम्स में डलता है। वेनिला के ऊपर अगर तुम एसिड डालोगे ना तो स्मेल रहेगी वेनिला की स्मेल आएगी, लेकिन अगर उस पर तुम बेस डालोगे तो बेटा वेनिला की स्मेल ही चले जाएगी। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है स्मेल चेंज के थ्रू कि भैया ये जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, तुमने एसिड डाला है मेरे ऊपर या फिर बेस डाला है। अनियन, अनियन के साथ क्लोव ऑयल भी लिख लो। क्लोव ऑयल मतलब, क्लोव मतलब होता है लौंग, उसका जो तेल है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, उसको बोल देंगे क्लोव ऑयल। तो अगर बेटा तुम अनियन पर या फिर क्लोव ऑयल पर एसिड डालते हो तो स्मेल रहती है। ठीक है, अनियन और क्लोव ऑयल की स्मेल रहेगी, लेकिन अगर तुम बेस डालोगे तो वो स्मेल प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो चले जाएगी। फिर आते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जैसे मैं अगर तुमको बोलती हूँ ना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, तो मैं किस बेस पर बोल रही हूँ, है ना। तो बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपको ये बताते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना बेसिक है। ठीक है, कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एक्चुअली आपको वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं एसिड और बेस की। ठीक है, कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उनको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये काम कैसे करते हैं? तो बेटा ये पीएच स्केल के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक है, पीएच स्केल में पी अपन स्मॉल बनाते हैं, एच कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पी से पोटेंशियल या फिर पावर भी होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी ताकत है, पोटेंशियल या पावर। अब एक चीज पहले मैं यहाँ पर समझाती हूँ तुमको, ये देखो। ठीक है, एनसीईआरटी से मैंने पेस्ट किया हुआ है। 0 to 14 जो पीएच स्केल होती है उसका मेजर क्या होता है? 0 to 14। पीछे से अगर तुम गिनोगे इसको लिखते हैं विबग्योर। क्या लिखते हैं? विबग्योर। इस ट्रिक से याद रखना। पीएच नंबर 14, 13, 12, 11, 10 तक देखो। ठीक है, तो तुमको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू के शेड्स दिख रहे हैं कि नहीं? और इसके शेड से तुम पता लगा सकते हो कि सब्सटेंस कौन सा है। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, एक बार देख लेंगे अपन। फिर तुमको 9, 8, 7 पीएच दिख रहा है, इसमें ग्रीन के शेड्स दिख रहे हैं। फिर तुमको 5, 4, 3 दिख रहा है, इसमें तुम्हें ऑरेंज के शेड्स दिख रहे हैं। और फिर 2, 1, 0 तक आते आते तुमको रेड के शेड्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे pH 14 किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कि उसका मैक्सिमम pH, जो pH स्केल पे मैक्सिमम pH होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है फिर तो। फिर 10 किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का।
है ना। इसमें तुमको कलर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि लाइट ग्रीन कलर है, बताओ इसका पीएच क्या है। तो तुम एक रेंज दे सकते हो, क्योंकि बेटा लाइट ग्रीन कलर तो 7 में भी, 8 में भी है, 6 में भी है, तो तुम एक रेंज दे सकते हो कि इसका पीएच 6 to 8 के बीच में लाइक करेगा। तो कलर के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी बता रही थी, ठीक है। फिर जैसे लेमन जूस है, तो लेमन जूस का पीएच कितना होता है 2.2, मतलब ये तो कितना एसिडिक होता है, खट्टा होता है ना। एक और चीज बताती हूँ, अगर बेटा पीएच 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिडिक है। तुम 7 से जितना नीचे जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तुम 7 से जब आगे बढ़ते जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और बेटा अगर पीएच 7 है, इसका मतलब न्यूट्रल सब्सटेंस है। आया समझ में। पीएच 7 से कम होना मतलब एसिडिक बिहेवियर बढ़ना, ठीक है, एसिडिक नेचर बढ़ना। पीएच का 7 होना इसका मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी होना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पीएच की वैल्यू बेटा 7 से ज्यादा है तो उसका मतलब होता है बेसिसिटी बढ़ना। एक और चीज, पीएच के बेटा दो फॉर्मूले हैं। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये तो साथ साथ घट रहे हैं। इनवर्सली मतलब एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे मतलब उतने ज्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक होगा, क्योंकि अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड को कैटेगराइज किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड में, वीक एसिड में। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा एकदम कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और इजीली H प्लस आयंस रिलीज कर देता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो बेटा ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयंस रिलीज करेगा वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर बेटा वो नेचर में एसिडिक होगा तो उसका पीएच उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा एसिडिक उतना पीएच कम, ठीक है। और पीएच जो होता है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है। जो बेस जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका पीएच उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा तो पीएच ज्यादा, और हाइड्रोजन आयन कम तो पीएच ज्यादा, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो पीएच कम, ऐसा चलता है, ठीक है। चलो एप्लीकेशंस ऑफ पीएच, उससे पहले अपन एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो 0 से 14 तक की स्केल है। बीच में अगर है तो बेटा न्यूट्रल पीएच होता है, मतलब ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ओके। लेकिन अपने घर में जो पानी आता है वो न्यूट्रल नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। अब देखो अगर बेटा अपन 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो तुमको दिख रहा होगा कि एसिडिक नेचर बढ़ते जा रहा है ना, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है। तो मैंने वही बताया था कि जितनी ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन उतना कम pH, इसलिए pH डिक्रीज हो रहा है लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इससे तो और क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। दूसरे साइड देखो बेटा 7 से जब हम 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है और OH नेगेटिव आयन कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। ये जो डॉटेड लाइन है वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन के, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही है, कम होते जा रही है, तो पीएच बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है तो पीएच कम होते जा रहा है, यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटते जा रही है तो पीएच बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं आएगा। चलो अब पीएच हम पढ़ क्यों रहे भैया, एक तो चलो हम इसलिए पढ़ रहे ताकि हमें स्ट्रेंथ पता लग सके, है ना, कि जो सब्सटेंस है वो अगर एसिडिक है, चलो हमने जान लिया वो एसिडिक है।
हमने नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के थ्रू इतना जान लिया कि वो एसिडिक है। कितना एसिडिक है वो भी अपन ने यूनिवर्सल इंडिकेटर से जान लिया थ्रू पीएच स्केल। अब मैम, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ? डेली लाइफ में पीएच के क्या एप्लीकेशंस होते हैं? तो पहला एप्लीकेशन ये होता है कि बेटा हमारी जो बॉडी होती है ना वो 7 से 7.8 के पीएच के बीच में लाई करती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो पीएच रेंज होती है वो 7 से 7.8 के बीच में होती है। अगर पीएच बिगड़ा है ना तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ जाएगा। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, है ना, ग्लूकोज टूट रहा है, ये सारी जो रिएक्शन होगी वो डिसबैलेंस हो जाएगी। आया समझ में? फिर व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो, जब बेटा एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन का मतलब क्या होता है कि भाई बारिश के साथ साथ एसिड भी नीचे आ रहा है कि नहीं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड रेन का पीएच बेटा होता है 5.6 के नीचे। जब एसिड रेन का पानी अल्टीमेटली अपने को पता है कि वो रिवर में जाता है, रिवर से ओशियंस में जाता है। तो बेटा जब पानी रिवर्स और ओशियंस में जा रहा होता है तो वहां की जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वहां के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उनकी बॉडी का भी पीएच 7 से 7.8 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटा कई बार होता है कि हम थोड़े लालची हो जाते हैं, है ना, जैसे शादी पार्टी में गए और हमें बहुत सी ऐसी वहां पर डिश दिख गई जो हमने जैसे कभी ट्राई नहीं की हो या हम बहुत कम खाते हो, है ना, मम्मी खाने नहीं देती हो। तो बेटा कई बार हम बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा स्टमक उस एक्सेस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जिस वजह से हमें इंडाइजेशन हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंडाइजेशन का सिर्फ एक ही कारण होता है ओवर ईटिंग, और भी चीजें होती है, और भी रीजंस हो सकते हैं जिससे इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो बात क्या है, इंडाइजेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक्सेस में HCl प्रोड्यूस हो रहा है और हमें इरिटेशन फील होती है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसलिए बेटा अगर अपने को उस इरिटेशन से रिलीफ चाहिए तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो उस एसिड के अगेंस्ट काम करे और उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस करता है। तो इसलिए अपन क्या लेते हैं? एंटासिड। क्या लेते हैं? एंटासिड। मैम एंटासिड क्या किसी बेस का नाम है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि हम मैगी खा रहे हैं, तो एक्चुअली वो मैगी नहीं खा रहे होते हो, तुम नूडल्स खा रहे होते हो। मैगी तो ब्रांड का नाम है। लोग बोलते हैं हम इनो पी रहे हैं, तो इनो ब्रांड का नाम है। ठीक है, उसमें बेस प्रेजेंट है। आया समझ में? वैसे एंटासिड किसी मेडिसिन का नाम नहीं है ना। तो एंटासिड का फुल फॉर्म क्या होता है पहले इतना समझ लो। एंटासिड में एंटी मतलब अगेंस्ट, एसिड मतलब ऐसी चीज जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, उसको क्या बोला जाता है? एंटासिड। तो एसिड के अगेंस्ट तो बेस काम करेगा। तो एंटासिड में अपन लेते हैं या तो बेकिंग सोडा या तो मेडिसिन लेते हैं अपन, उसमें प्रेजेंट होता है एक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये माइल्ड बेस होता है, वीक बेस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हम जैसे इसको लेते तो हमें बेटा थोड़ी राहत मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये लेते हैं अपन। ठीक है, टूथ डिके कब होता है? इसलिए बोलते हैं बेटा दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। मान लेते हैं कि तुम रात को ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने दांत के बीच में रह जाते हैं। ठीक है, अब उस पर बैक्टीरिया फीड करेंगे और जब बैक्टीरिया फीड करते हैं उसके ऊपर तो वो एसिड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? एसिड। अब जब वो एसिड रिलीज करते हैं तो अपने जो माउथ का पीएच होता है वो बिगड़ जाता है। अपने माउथ का पीएच वैसे थोड़ा बेसिक होता है। क्या होता है? थोड़ा बेसिक होता है। लेकिन जैसे ही बेटा बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, तो अपने माउथ का पीएच बिगड़ जाता है और वो 5.5 के भी नीचे चला जाता है। 5.5 के भी नीचे चले जाता है, जिस वजह से अपनी जो इनेमल होती है, इनेमल मतलब टीथ के ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी, अपनी जो कवरिंग नहीं होती, इनेमल बोलते हैं। और इनेमल अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कैल्शियम फोस्फेट का बनता है, वो तक डिके होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। सोचो। ठीक है,
डिसॉल्व हो जाता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड दैट रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ। तो बेटा अगर तुम ये चीज रोकना चाहते हो तो माउथ को क्लीन करो, है ना। टूथपेस्ट मतलब दोनों टाइम पर ब्रश करो, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है भैया, बेस होता है। तो वो अपने मुंह में एसिडिटी नहीं होने देगा। एसिडिटी मतलब अपने मुंह का पीएच नहीं बिगड़ने देगा, उसमें एसिड सिक्रेट नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं पनपेंगे ना। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटा अपने सेल्फ डिफेंस करते हैं। कैसे करते हैं? जब इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड एक्सेट्रा बाइट, जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि तुमने अपना हाथ ऐसे इधर रखा, उधर मधुमक्खी थी मान लेते हैं, उसको लगा होगा कि तुमने अपना हाथ उसको मारने के लिए उधर रखा है, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो क्या करेगी, तुम्हारी बॉडी में रिलीज करेगी मिथेनोइक एसिड, जिस वजह से तुम्हें क्या होगी, इरिटेशन। तो उस पर अगर तुम बेकिंग सोडा अप्लाई कर दो या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन आता है उसमें भी बेस होता है, वो अप्लाई कर दो तो तुम्हारी इरिटेशन चले जाएगी। ठीक है। पीएच इन प्लांट्स, इसका तो मैंने अभी समझाया था कि जो नेटल लीव्स होती है वो सेल्फ डिफेंस के लिए क्या रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, जिस वजह से अपने को बहुत इरिटेशन होती है। उसी प्लांट के पास में डॉग लीव्स पाई जाती है, अगर तुम उसको रब कर लोगे स्किन पर तो तुम्हें अच्छा फील होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बेस होता है। बस एक छोटी सी ड्रॉप और इंडिकेटर करते पूरा रास फाश। एसिड्स और बेसिस का केमिकल बिहेवियर अब आपके हाथ में। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और डीपली पढ़ना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।